बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, का हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिस सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। लास्ट हमने लेक्चर नंबर 11 डिस्कस किया था। हम थोड़ा सा अपने लास्ट लेक्चर को रिकैप करते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था डिटरमिनिंग मिशन एंड गोल्स, कि आपके पास आपका मिशन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं। हमारे पास काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई। मिशन को मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ। व्हाट बिजनेस यू आर इन, कि आपका बिजनेस क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि आपके बिजनेस की जो है करंट पोजीशन क्या है। आप अपने बिजनेस को समझें कि आपका बिजनेस क्या है। आप अपने कस्टमर को समझें कि आपका कस्टमर कौन है। इसके साथ साथ यू हैव टू पिन पॉइंट योर कंपटीटर्स। इसके साथ साथ जो आपके कंपटीटर्स हैं, आपने उनके ऊपर भी जो है अपनी नजर रखनी है कि जी हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो कौन है, ठीक है। आपका बिजनेस क्या है, आपके कस्टमर कौन है और आपके कंपटीटर्स कौन है। ये आपका मिशन स्टेटमेंट आपको जो है बहुत इजी वे में आपको जिसमें हेल्प करता है इस चीज को बताने में। अगर आप थोड़ा सा लास्ट लेक्चर थोड़ा सा अपने रिकॉल करें तो आपको पता चलेगा कि हमने जो है वो दो मिशन स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है डिस्कशन की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड फौजी सीमेंट, जो फैक्ट्री आपके पास है फौजी सीमेंट वाली, इनकी हमने जो मिशन स्टेटमेंट है ये आपके साथ हमने डिस्कस की थी। और सेकेंडली हमने आपके साथ डिस्कस की थी वो हमारे पास था कि आपके जो पास आपकी AT&T जो आपके पास टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसकी हमने मिशन स्टेटमेंट डिस्कस की थी। जो हमने फौजी सीमेंट फैक्ट्री के हमारे पास जो मिशन स्टेटमेंट थी उसमें हमने ये बात की थी कि उनके तीन मेन ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो किस तरह से करना चाह रहे थे, बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करके वो अपनी जो मार्केट शेयर थे उसको इन्हांस करना चाहते थे। तो आप देखेंगे अगर आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, इनपुट आपके पास लो कॉस्ट की होगी, या इनपुट आपके पास कम, इनपुट कम है और आउटकम ज्यादा है, तो ये आपके पास हेल्प करेगी किस चीज के अंदर, आपके पास मार्केट शेयर को इन्हांस करने में, और ओवरऑल जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको भी जो है वो कम करने में जो है वो आपकी बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प करेगी ये चीज। तो ये हमने बात की थी अपने मिशन स्टेटमेंट में। फिर हमने बात की थी गोल्स की। गोल्स की जब हमने बात की तो हमने वहां पे स्मार्ट का वर्ड यूज किया कि गोल्स मस्ट बी स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट को हमने जो है वो एलोब्रेट कैसे किया था कि गोल मस्ट बी स्पेसिफिक, गोल मस्ट बी मेजरेबल, ठीक है, क्वांटिटेटिव हो, वो मेजर आपके पास हो सके, ठीक है। सेकंड हमने फिर बात की थी कि अचीवेबल, गोल आप जो बनाए वो रियलिस्टिक हो, वो अचीवेबल आपके पास हो, गोल आपके पास जो है रियलिस्टिक हो, और द गोल मस्ट बी टाइम बाउंड, कि आपके पास जो गोल्स हैं उनके साथ जो टाइम का फैक्टर है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कि आप मस्ट बी टाइम ओरिएंटेड, आपका गोल कब शुरू होगा कब खत्म होगा, टाइम बाउंड होना उसका जो है बहुत ज्यादा आपके पास जरूरी है। देन हमारी बात हुई तो हमने कहा जी कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या चीज है, स्ट्रेटजी क्यों बनाई जाती है आपके पास, ठीक है। स्ट्रेटजी हमारे पास एक्चुअली एक क्लस्टर ऑफ डिसीजन है जो कि हेल्प करता है कि हमने रिसोर्सेज किस तरह से एलोकेट करके अपने जो गोल्स हैं उनको हमने अचीव करना है, ठीक है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के आपके पास जो फेज है यहाँ पर हमारे पास, उन फेजेस के अंदर हमने डिफरेंट बातें की कि हमारे पास स्ट्रेटजी जब आप फॉर्मुलेट करते हैं तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किस एंड पर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल पर स्ट्रेटजी जो है वो बनती है, आपके पास बिजनेस लेवल पे बनती है, आपके पास जो फंक्शनल लेवल है वहां पर आपके पास स्ट्रेटजी बनती है। आपका जो स्ट्रेटजी बन रही है, जो आपके पास स्ट्रेटजी के बारे में जो डिसीजन है वो आपके पास होता है टॉप लेवल के ऊपर, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट आपकी स्ट्रेटजीज बनाती है, बट this thing is much more emphasized कि you have to involve the corporate level as well as functional level in the strategy making process। आपको strategy making process के अंदर जो है corporate as well as functional level दोनों यूनिट्स को जो है आपको involve करना है, तमाम मैनेजमेंट को आपको involve करना है, so that whatever strategy you are actually devising you know that whether it is feasible to implement in organization or not। आप प्रोजेक्ट अपनी feasibility जो है उसको वहां से उसको आप जो है वो मेजर करते हैं अपने पास स्ट्रेटजी की, ठीक है। अब आप जब स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो आप वेदर यू आर मेकिंग अ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी और वेदर यू आर मेकिंग इंटरनेशनल स्ट्रेटजी, आप जो भी एक स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं दैट्स गुड, ठीक है। अब आपके पास इश्यू ये है कि आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो स्ट्रेटजी प्रोडक्ट या प्रॉफिट को इन्हांस करेगी,
प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करेगी, देन इट इज गुड, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई न्यू वेंचर कैपिटल के बारे में सोच रहे हैं, आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम अपना कोई नया जो वेंचर है उसको जो हम है उसको हम बनाएं, उसको हम करें, तो उसके लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है आपके लिए, वो आपके पास ये है कि आपने जो है वो रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट में जो है वो जाना है, या आपने अनरिलेटेड अपने प्रोडक्ट में जाना है। दैट थिंग इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। कि आप जो डाइवर्सिफिकेशन चाह रहे हैं, आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने की, वेदर इट इज डाइवर्सिफाइड और वेदर इट इज नॉन डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड मीन हमारे पास ये है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वेदर इट इज इन द सेम, ठीक है, इन द सेम कैटेगरी, और इट इज मतलब कि अनरिलेटेड। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हमने इसके ऊपर बात की थी। रिलेटेड में हमने कहा था दैट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, यू आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, आपको नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, एंड द कैटेगरी इज सेम। जब आपके पास कैटेगरी है प्रोडक्ट की, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास सेम है। हमने इसमें एग्जांपल दी थी आपको मैकडोनल्ड की, कि मैकडोनल्ड क्या कर रहे हैं, मैकडोनल्ड ऑलरेडी आपके पास बर्गर्स, ठीक है, चिकन रोस्ट लाइक दिस तरह का। अब क्या मतलब बर्गर आपके पास क्या, आपके पास पिज्जा बनाना शुरू कर दें। सो यू आर इन द related field, you are diversifying but in the related field, while we discussed about the unrelated diversification, that McDonald is going to open a, for example आप कहते हैं कि मैकडोनल्ड आपके पास जो है, दे आर गोइंग टू ओपन अ टूथपेस्ट कंपनी। अब दोनों का जो है वो टोटली कोई मैच नहीं है, अनरिलेटेड आपके पास डाइवर्सिफिकेशन है। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो आपके पास ये हैं कि यू कैन यूज द सेम मशीनरी, यू कैन यूज द सेम स्किल्स, सेम आउटलेट, ठीक है, आप सब कुछ जो है वो सेम जो है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास मैन पावर स्किल्स ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत रहती है कि आप एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, नए प्रोडक्ट के लिए नया सेटअप, फाइनेंसेस, मशीनरी, स्किल्स, लेबर, ईच एंड एवरीथिंग, एक नया आपके पास टोटली न्यू बिजनेस वेंचर है, वहां पर आपको जैसा कुछ नया आपको जो है वो करना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पर थोड़ी सी ये दो चीजें आपके पास यहाँ पर हैं। फिर हमने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की बात की, तो यहाँ पर जो हमारी डिस्कशन रही वो हमारे पास रही फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन की हमने बात की थी, इसमें फिर हमने बात की थी आपके पास फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, और हमने कहा था बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। जो भी ये हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं जो कॉर्पोरेट लेवल में हम कर रहे हैं, ठीक है, टॉप लेवल आपके पास हम जो भी यहाँ स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है कि वी वांट टू इनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू गेनिंग अ मार्केट शेयर। मार्केट शेयर जो है उसको आप गेन कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं कि आप मतलब के अपने पास जो है इनहांस कर रहे हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को। ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के बगैर तो कुछ भी नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ ही आप जो करेंगे वही आप करेंगे। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। जो मेन प्रायोरिटी हमारे पास वो हमारे पास है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में हमने बात की, तो हमने वर्टिकल इंटीग्रेशन में कहा कि वी आर लुकिंग फॉर द बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में जो हमारे पास फोकस था, दैट वाज ऑन द सप्लायर कंट्रोल। वी वांट टू कंट्रोल आवर सप्लाईज, वी वांट टू कंट्रोल आवर इनपुट। लाइक मैकडोनल्ड की हमने एग्जांपल दी, तो हमारे पास जो बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, मैकडोनल्ड, ठीक है जी, दे ग्रो देयर ओन पोटैटोस, उनके अपने जो है पोटैटो फार्म है, ठीक है, दे नॉट डिपेंडेंट ऑन द पोटैटो सप्लायर्स, वो सप्लायर्स पे डिपेंडेंट नहीं करते, बल्कि वो इनपुट जो है पोटैटो है, ठीक है, चिप्स वगैरह आपके पास हैं, ठीक है, तो आपके पास जो पोटैटो है दे ग्रो देमसेल्फ। मैकडोनल्ड अपने पोटैटोस जो है वो खुद जो है वो ग्रो करता है। यहां पर आपके पास अब ये है कि आप अपनी इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने सप्लायर के ऊपर। इट्स मीन कि आप जो है इनपुट पे अपनी जो क्वालिटी है उसको भी आप जो है वो कंट्रोल करेंगे, किस क्वालिटी का पोटैटो चाहिए, ऑफ कोर्स तब आपके वो कंट्रोल में है। सेकंड जो हमारे पास केस था उसमें हमने कहा फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब फॉरवर्ड में आपके पास है आउटपुट, ठीक है, कि यू वांट टू कंट्रोल, यू वांट टू गेट कंट्रोल ऑन योर सप्लायर्स, यू वांट टू कंट्रोल योर सप्लाई, ठीक है, सॉरी, यू वांट टू कंट्रोल योर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी अगेन, ठीक है, यू वांट टू कंट्रोल योर डिस्ट्रीब्यूशन। आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे आप जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं। अब जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास आउटपुट है। अब आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जब कंट्रोल लेंगे तो आपके पास क्या होगा कि आप तौर पर आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो आपके पास क्या है कि ऑलरेडी आपके पास कस्टमर तक शायद एक्सेस ना हो या कस्टमर तक प्रोडक्ट ना पहुंचे। बट इफ यू आर हैंडलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन बाय योर ऑन सेल्फ, तो इसका फायदा आपके पास ये है कि आपके पास जो है आप हर एक कस्टमर तक जो है पहुंच सकते हैं। और उसके साथ साथ
यू आर ऑल्सो मेंटेनिंग द आउटपुट क्वालिटी, जो आउटपुट की जो क्वालिटी है, ठीक है, और जो कस्टमर के फीडबैक है, ये आपके पास जो है सब कुछ जो है उसको आप जो है सेल्फ जो है उसको आप मैनेज कर रहे हैं। फिर हमने बात की इंटरनेशनल स्ट्रेटजी, दैट यू वांट टू गो इनटू न्यू बिजनेस, तो फिर हमारे पास यहाँ पर आएगा रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। हमने बात की थी डाइवर्सिफिकेशन की, आपकी डाइवर्सिफिकेशन क्या बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के ऊपर, आपका वेदर फोकस जो है वो फ्यू कस्टमर्स के ऊपर है, ठीक है, यू वांट टू फोकस और यू वांट टू डिफरेंशिएट, ठीक है। डिफरेंशिएशन की हमने बात की थी और हमने फोकस की बात की थी। फोकस अगर आपका बहुत से कस्टमर के ऊपर है, फिर तो आप मतलब के फोकस मोड के ऊपर आप स्ट्रेटजी, आपके फोकस और लो कॉस्ट स्ट्रेटजी आपको हेल्पफुल होगी। बट अगर आपके पास डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन आपके पास हमेशा फ्यू कस्टमर के लिए होगी और उसके ऊपर आपको जो कॉस्ट है वो आपके पास जो है वो हाई होगी, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपके पास क्या है कि यू आर मेकिंग यूनिक प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट हैव समथिंग वेरी मच यूनिक, नोवल, आपके पास कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरों से क्या है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपने किस चीज को देखना है कि यहाँ पर आपने नोवेलिटी को देखना है, और नोवेलिटी आपके पास हमेशा जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर होती है, और नॉवल प्रोडक्ट आपके पास कभी भी जो है वो सस्ता नहीं होता। फॉर एग्जांपल लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमंड, आपके पास डायमंड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ठीक है, तो एक नॉवल चीज है पूरी दुनिया में, एक डायमंड इस तरह से आम अवेलेबल नहीं है। लुक एट द प्राइस ऑफ द डायमंड, डायमंड के अंदर क्या है, पत्थर ही है, बट समथिंग अ वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके पास यूनिक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी नॉवेलिटी की वजह से मीन इट इज ऑन अ वेरी हाई रैंकिंग, आपके पास जो है उसकी बहुत ज्यादा आपके पास है वो डिमांड है और हाईली कॉस्टली आपके पास, हाईली एक्सपेंसिव है। हम आज के लेक्चर में जो बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे आज के लेक्चर में मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हवाले से और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के हवाले से। बीइंग अ मैनेजर हमें जो है माइकल पोर्टर के जो 5 फोर्स मॉडल है कि आप मार्केट के अंदर हैं तो विच 5 फोर्सेज एक्चुअली यू हैव टू लुक फॉर, ठीक है। हमारे पास 5 फोर्सेज हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और आपने देखना है कि किस तरह से आपकी मार्केट की पोजीशन को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। माइकल 5 फोर्सेज मॉडल इन प्रैक्टिस है, ठीक है। हमारे पास कॉटलर की बुक में आपके पास माइकल 4 फोर्सेज मॉडल के ऊपर आपके पास मार्केटिंग में भी इसकी प्रैक्टिसेस है, मैनेजमेंट के अंदर भी इसकी प्रैक्टिसेस आपके पास, ठीक है, वेरी फेमस वन, ठीक है। हमारे पास जो 5 फोर्सेस हैं इसके अंदर हमारे पास माइकल पोर्टर के, हमारे आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है इंडस्ट्रियल राइवलरी, आपके पास इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन है, जो आपके राइवल्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान क्या लिंकेज है, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो खुद को आपको डिफरेंशिएट करती हैं अपने उनसे, ठीक है। हम बात करेंगे आपका और आपके कंपटीटर्स के बारे में। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल इंट्रेंट, थ्रेट ऑफ मोबिलिटी, पोटेंशियल इंटरेंट, ठीक है। आपके पास जिस बिजनेस के अंदर है वहां पर जो पोटेंशियल इंटरेंट है, ठीक है, वो मतलब कि कौन कौन है, क्या एंट्री इजी है जिस बिजनेस के अंदर आप हैं, या उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, हर बंदा जो है उस कारोबार में इंटर नहीं हो सकता। वी शुड डिस्कस दिस थिंग लेटर। बायर बाइंग पावर, जिसके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बायर है, उसकी बाइंग पावर क्या है, ठीक है। फरारी जो है या BMW है, दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स, ये हर एक के लिए कार्स नहीं बनाती, इनका स्पेसिफिक कस्टमर है, स्पेसिफिक बायर है, तो दे आर लुकिंग, उनका जो बायर है वो दे नो अबाउट द बाइंग पावर ऑफ देयर क्लाइंट। अगेन जो हमारे पास बात है वो हमारे पास है बात हमारे पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, थ्रेट ऑफ इंटरेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इंटरेंट, जो आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं उनकी कितनी थ्रेट है, ठीक है, कि आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपके उस फील्ड में बनना आसान है या आपकी फील्ड के अंदर जो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनना जो है वो आसान नहीं है, वो आपके पास क्या है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपने इस चीज को भी बहुत ज्यादा फोकस करना है और आपने इस चीज को देखना है आपके पास कि आपके पास जो प्रोडक्ट है आपका, जो भी आप जिस चीज में आप हैं कि उसके अंदर जो है वो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है वो कितना प्रोमिनेंट है। देन वी हैव अ सप्लायर पावर, के जो आपके पास सप्लायर हैं आपको, जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका मतलब कि कितना कंट्रीब्यूशन है आपके पास और उनका कितना कंट्रोल है, ठीक है। आपके पास सप्लायर्स भी आपके लिए थ्रेट बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सप्लाई एंड के ऊपर अगर आपको चीज एक्सपेंसिव और कॉस्टली मिलेगी तो ऑफ कोर्स द एंड प्रोडक्ट आपके पास जो होगा वो आपके पास जो होगा उसकी जो प्राइस है वो कस्टमर को ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस दैट मैकडोनल्ड दे समथिंग मैन्युफैक्चर दे फॉर्म देयर ओन, दे हैव देयर ओन फॉर्म्स ऑफ पोटैटो, अपनी खुद बनाते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सप्लायर्स, ठीक है। दे अपनी वो खुद पोटैटोज मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमारे पास क्यों कि वो मतलब के सप्लायर का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं चाहते, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन।
The intensity of the competition among the firm varies widely from industry to industry. This is a very specific. If you are in the manufacturing industry, तो manufacturing industry के अंदर आपके पास जो है वो जो competition होगा वो आपके पास different होगा, ठीक है. अगर आप जो हैं वो cloth industry में हैं उसका competition different होगा. अगर आप heavy machinery की industry में हैं तो वहां पर आपके पास competition के पैरामीटर जो हैं बहुत ज्यादा different आपके पास होंगे, ठीक है. It's depend on the national culture as well as the way you are manufacturing and the quality of the product you are actually delivering to the customer. हमारे पास ये चीजें differentiate करेंगी. Porter model of competitive forces assume that there are 5 competitive forces that identify the competitive power in a business situation. ठीक है, competitive power को जज करने के लिए आपके पास जो है वो 5 forces माइकल पोर्टर ने प्रेजेंट किए. These 5 competitive forces identified by the Michael Porters are threat of substitute product, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी डिस्कस्ड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, इंटेंस राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, ठीक है. एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के दरमियान कितना ज्यादा कंपटीशन है. बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, सप्लायर की जो आपकी बार्गेनिंग पावर है वो कितनी है, ठीक है. यहाँ पे सप्लायर कंट्रोल है. बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, बायर का कितना इन्फ्लुएंस है, ठीक है. बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, बायर का कितना इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर. हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट विद द थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कि जो आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उनका कितना थ्रेट है, ठीक है. आपका कितना होल्ड है उनका आपके प्रोडक्ट के ऊपर. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मीन हाउ इजली योर कंज्यूमर कैन स्विच टू कम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. कितना आसान है कंज्यूमर के लिए कि वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ के किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ क्या करे, स्विच कर जाए. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ मेनी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, कि आपके प्रोडक्ट के जो है वो कितने जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो अवेलेबल है. इस चीज को तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा, ठीक. अगर आपके मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट की जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो ज्यादा है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट से मिलते जुलते मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, फिर तो कस्टमर के लिए स्विच करना जो है इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. कस्टमर क्या करेगा, वो बहुत आसानी से क्या करेगा, वो स्विच कर जाएगा. बट अगर ऐसा है कि आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कम है, तो इस केस के अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास जो है वो कस्टमर इतनी आसानी से स्विच नहीं करेगा. The main things to focus is differentiation in your project, in your product or your project whatever it is. आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके जो कंपटीटर्स हैं उनके प्रोडक्ट से कितना ज्यादा डिफरेंट है. डिफरेंशिएशन, आपका प्रोडक्ट कितना यूनिक है, ठीक है, ये डिपेंड करता है. अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छा है जैसे हमने बात की थी, और आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, देन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जितने मर्जी आपके पास हों वो आपकी मार्केट को कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते. लाइक BMW को ले ले, लाइक फरारी को ले ले, कितनी ज्यादा मोबाइल आपके पास कितनी ज्यादा मोटर एजेंसी, मोटर इंडस्ट्री आपके पास अवेलेबल है, डिफरेंट कंपनीज हैं, बट इनकी मार्केट आज तक जो है वो कैप्चर करना इतना आसान नहीं. उनका कस्टमर स्टिल जो है वो सेटिस्फाइड कस्टमर है, ठीक है, और वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो आज भी बिकता है, उसी तरह से बिकता है, ठीक है. तो डिपेंड ऑन के थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कितना ज्यादा आपके उस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास है. अब हम अगर इसकी एग्जांपल हम थोड़ा देखेंगे बाद में. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज हाई. आपके पास थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हाई कब होगा, देयर आर मैनी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल. जब आपके प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, इसका मतलब है कि अब वहां पर जो है वो और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी आने के चांसेस आपके पास हैं, ठीक है. न्यू एंट्री वहां पर जो है ज्यादा है. अब जब बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होंगे, इसका मतलब क्या आपके पास कि आप जिस बिजनेस के अंदर हैं उस बिजनेस में जो एंट्री है वो बहुत ज्यादा आसान है. इस बात का क्या मतलब होगा भाई, एंट्री बहुत ज्यादा एक आसान है. इसका मतलब आप ऐसे लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो हैवी मशीनरी है, आप कितने लोगों को जानते हैं कि वो हैवी मशीनरी के बिजनेस के अंदर है. आपके पास बिल्डोजर हो गया, दिस दैट हैवी मशीनरी जो आपके पास तमाम रोड कंस्ट्रक्शन, रोड मैन्युफैक्चरिंग होती है. आपके पास पाकिस्तान में चंद गिनी चुनी कंपनियां होंगी जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर आपके पास क्या है वो इन है. मैं अगर आपको कहूँ जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिटेल स्टोर्स कितने हैं, लातादाद है, ठीक है. पाकिस्तान के अंदर जी हैं आपके पास ग्रोसरी शॉप्स कितनी हैं, लातादाद है. पाकिस्तान के अंदर क्लॉथ शॉप्स कितनी हैं, लातादाद है. तो अभी आपके पास क्या चीज है, क्लॉथ, ग्रोसरी, किराना, मर्चेंडाइज, आपके पास जो डेली यूज की चीजें हैं, इनका बिजनेस
स्टार्ट करना आसान है। व्हाई? बिकॉज वेरी लो कॉस्ट। आपके पास इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कॉस्ट है वो आपके पास क्या बहुत ज्यादा कम है, आपको जो है ज्यादा कॉस्ट नहीं आती। बट इफ यू आर इन हैवी मशीनरी बिजनेस, हैवी मशीनरी का अगर आपका बिजनेस है तो उस हैवी मशीनरी के बिजनेस के अंदर आपके पास जो कॉस्ट है वो आपके पास क्या बहुत ज्यादा हाई आती है। ठीक है, आपका जो हैवी मशीनरी है वो हर बंदा एक मशीन जो है वो कितने कितने लाखों रुपए की है, इवन करोड़ों में भी आपके पास एक ही मशीन है। ठीक है, तो उस कॉस्ट को अफोर्ड, इसलिए न्यू इंट्रेंट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वहां पर आपके पास आना जो है आपके पास में बहुत ज्यादा मुश्किल है। कंज्यूमर कैन इजीली फाइंड देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग एट द सेम और लेस प्राइस। आप जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो वो सेम प्राइस मिलेगी आपके पास, क्या करेगी वो आपके पास लेस प्राइस पे आपको मिलेगी। तो कंज्यूमर के लिए जो है वो आसान है आपके प्रोडक्ट को जो है वो इस तरह से देखना में स्विच करना। क्वालिटी ऑफ द कंपिटिटर प्रोडक्ट इज बेटर। अगर आपके कंपिटिटर्स जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी में अच्छे हैं, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी लो है, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है वो अच्छी है, तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपका कस्टमर जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ जो है वो जल्दी क्या करेगा, वो स्विच कर जाएगा, बिकॉज क्वालिटी इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। ठीक है, और कस्टमर का डिसीजन जो है मोस्टली जो है सेटिस्फेक्शन जो है कस्टमर की, इट्स बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एक्चुअली यू आर गिविंग टू देम। तो आपके पास क्वालिटी अगर आपके प्रोडक्ट की लो है फिर भी आपके पास कस्टमर जो स्विच करने के चांसेस वो आपके पास के हैं वो ज्यादा है। क्वालिटी ऑफ द कंपटीटर प्रोडक्ट इज बेटर। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज बाय अ कंपनी अर्निंग हाई प्रॉफिट्स सो कैन रिड्यूस द प्राइसेस टू द लोअर प्राइसेस। अब एक और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है आपके पास कि अगर आपके पास जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो एक ऐसी कंपनी की तरफ से है, ठीक है, कि जिसके मार्केट की डिमांड जो है वो ज्यादा है। ठीक है, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड ज्यादा है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है तो वो अपने प्राइसेस को जो है वो क्या कर सकता है, वो लो के ऊपर भी बेच सकता है। ठीक है, आप ऑलरेडी जितने मर्जी आपके पास कंपटीटर हो, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केट में डिमांड है और वो क्वालिटी में भी अच्छा है और प्राइस भी उसकी लो है तो ऑफ कोर्स देन इट बिकम अ थ्रेट। ठीक है, तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एक थ्रेट जो है वो बन सकता है। इन द अबव सिचुएशन कस्टमर कैन इजिली स्विच टू द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सो द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आर अ थ्रेट टू योर कंपनी। जो हमने अभी जो डिस्कशंस की लास्ट हमारे पास 4 पॉइंट हम देखे। व्हेन देयर आर एक्चुअल एंड पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल देन सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव। जब एक्चुअल और पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो एक्चुअली इनिशियली प्रोडक्ट बना और उसके जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हों तो फिर वो सेगमेंट जो है बिजनेस के लिए आपके पास क्या वो टोटली अनअट्रैक्टिव है। प्रॉफिट एंड प्राइसेस आर अफेक्टेड बाय सब्स्टिट्यूट। प्रॉफिट एंड प्राइसेस दोनों जो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है उसको इफेक्ट करते हैं। प्रॉफिट अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है, आपका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी भी ज्यादा उसकी अच्छी है और उसकी प्राइस भी लो है, देन ऑफ कोर्स कि आपके प्रॉफिट जो है उसको क्या करेगा, मतलब कि वो इफेक्ट करेगा। प्राइसेस एंड प्रॉफिट दोनों जो है आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट उनको इफेक्ट कर सकते हैं। सो देयर इज नीड टू क्लोजली मॉनिटर प्राइस ट्रेंड्स। सो अगर आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस चाहते हैं, द इजीएस्ट वे दैट यू शुड लुक एट द प्राइस ट्रेंड कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उनके जो प्राइस ट्रेंड क्या है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उनकी सेल्स की रेशियो क्या है, देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट हु आर योर पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट्स। In substitute industry, if competition rises or technology modernizes, then price and profits decline. अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहां पे जो भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, इफ द कंपटीशन राइजेस, अगर कंपटीशन आपके पास बढ़ता है या टेक्नोलॉजी आपके पास मॉडर्नाइज होती है, कंपटीशन जब आपके पास बढ़ेगा तो हर कंपटीटर यही चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ज्यादा जाए, मेरा मार्केट शेयर ज्यादा हो, लोग मेरा प्रोडक्ट ज्यादा परचेज करें। तो व्हाट दे एक्चुअली डू, दे विल रिड्यूस द प्राइसेस। आपको जो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो लो मिलेगी, इवन एक्चुअल प्रोडक्ट की प्राइस आपके पास वो भी लो कर दी जाएगी, बिकॉज दे आल्सो वांट टू गेन द मार्केट शेयर। ठीक है, या आपके पास टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज हो जाए। टेक्नोलॉजी जब भी आपके पास मॉडर्नाइज होती है, द मेन इम्पैक्ट इज ऑन द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके ऊपर क्या होता है, आपके पास बहुत ज्यादा क्या होता है, वो इफेक्ट जो है वो पड़ता है। जब आपके पास टेक्नोलॉजी न्यू होगी तो आपके पास जो ओवरऑल प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपके पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एंड इफ द प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो, इट्स मीन द एंड प्रोडक्ट यू आर आल्सो सेलिंग ऑन अ लो प्राइस। एंड प्रोडक्ट को भी आप क्या करेंगे, वो भी आप जो है उसको आप लो प्राइस पे क्या करेंगे, उसको आप जो है वो सेल करेंगे। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास माइकल पोर्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट।
आपके पास जो न्यू इंट्रेंट है आपके बिजनेस के अंदर, जो है वो जो न्यू एंट्री है जिस बिजनेस के अंदर आप हैं उसमें एंट्री जो है वो कितनी आसान है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि आपके पास किराना स्टोर खोलना मुश्किल है या आपके पास जो है हैवी मशीनरी का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना वो मुश्किल है। देखिए, जिसके अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड होगी वो बिजनेस आपके पास जो है उसमें पोटेंशियल इंटरेस्ट आपके पास क्या होंगे, कम होंगे। हैवी इंडस्ट्री के लिए जो करोड़ों रुपए और अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो हर बंदा जो है आपकी नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए जो है वो कुछ लोग होंगे जो उसके होंगे उस इंडस्ट्री के अंदर आपके पास होंगे। सिमिलरली आप अगर देखते हैं आपके पास किराना स्टोर है तो हर दूसरे बंदे का आपके पास किराना स्टोर, एक मार्केट के अंदर आपको 8 से 10 किराना स्टोर क्या हो जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। सो व्हाट इज दिस, आपके पास वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पास कम है, इसलिए जो है ज्यादा लोग जो है आपके पास उस कारोबार के अंदर आपके पास आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अ न्यू एंट्री ऑफ अ कंपटीटर इनटू अ मार्केट आल्सो वीकन योर पावर। ऑफ कोर्स आपका वो मार्केट शेयर जो है उसको जो है वो रिड्यूस करेगा, आपके कस्टमर को है वो डिट्रैक्ट करेगा, आपके कस्टमर को है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आपके प्रोडक्ट को जो है वो एक न कुछ मतलब के वो प्रॉब्लम जो है वो जरूर देगा। Threat of a new entry depends upon entry and exit barrier. This is most important point. इसको मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। What is entry barrier, what is exit barrier? दोनों बैरियर है, ठीक है। ये बैरियर वही है जो कि पुलिस लगा के खड़ी होती है, आपके नाके लगा खड़ी होती है, बैरियर लगा हुआ जी, आगे बैरियर लगे उधर न जाए आप। एंट्री बैरियर आपके पास ये है कि अगर आप, मैं इस एग्जांपल को लेकर दोबारा चलूंगा कि आपके पास इंडस्ट्री है हैवी मशीनरी की, इसके अंदर एंट्री बैरियर आसान है या मुश्किल है? इसके अंदर एंट्री मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। एग्जिट बैरियर, क्या इससे निकलना आसान है? नहीं, आसान तो नहीं है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद इस बिजनेस को छोड़ना इतना आसान आपके पास नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको दूसरे एंड के ऊपर। आपने किराना स्टोर ओपन किया, ठीक है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थी, एंट्री बैरियर बहुत लो है। एग्जिट बैरियर वो भी आपके पास क्या, वो भी अगर बहुत ज्यादा आपके पास क्या मतलब आपके पास वो भी आपके पास लो है। तो आप ये देखें कि कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें एंट्री बैरियर क्या हो आपके पास जो हो ज्यादा हो, वहां पर आपके पास पोटेंशियल एंट्रेंट क्या होंगे आपके पास वो कम होंगे। और जिसके अंदर आपके पास एंट्री बैरियर जो है वो लो हो, वहां पर आपके पास जो पोटेंशियल एंट्रेंट है वो उनकी क्या होगी, आपके पास हाई होंगी, ठीक है। क्योंकि क्यों, इन्वेस्टमेंट आपके पास जो है लो। हम इसके जो पॉइंट्स हैं इनको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री इज हाई व्हेन कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस आर लेस। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री इज हाई कब जो है वो नए बिजनेस या नए वेंचर जो है उनके स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। व्हेन कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट द बिजनेस आर लेस, जब जो इन्वेस्टमेंट चाहिए एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो थोड़ी चाहिए, तो फिर आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो पोटेंशियल एंट्रेंट है वो आपके पास क्या होंगे, उनकी एंट्री के चांसेस आपके पास क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। फ्यू इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर इन प्लेस। फ्यू इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपके पास क्या, आप एक बल्क में प्रोडक्ट बनाएं ताकि आप ओवरऑल जो कॉस्ट है उसको आप क्या कर सके, उसको आप लो कर सके। जब आपके पास फ्यू इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर इन द प्लेस, फिर भी आपके पास जो है न्यू एंट्री के चांसेस आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास हाई होंगे। कस्टमर कैन इजीली स्विच, लो स्विचिंग कॉस्ट। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है और आपके कंपटीटर्स की प्राइस कम है, क्वालिटी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम मिल रहा है, तो आपके पास क्या होगा, स्विचिंग कॉस्ट जो है वो आपके पास अगर लो होगी तो मीन आपके प्रोडक्ट 50 रुपए का है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपके पास कितने का है, 55 या 45 का है, तो देयर इज अ माइनर डिफरेंस। तो लो स्विचिंग कॉस्ट है तो देयर इज फिजिबिलिटी कि आपके पास जो है वो कस्टमर स्विच जो है आपके पास कर जाए। योर की टेक्नोलॉजी इज नॉट हार्ड टू एक्वायर एंड इज नॉट प्रोटेक्टेड वेल। पहला पॉइंट, इज नॉट हार्ड टू एक्वायर। जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपने मार्केट में जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज लिया हुआ है, अगर वो मिलना आसान है, उसको मिलना इतना मुश्किल नहीं है, तो फिर आपके कंपटीटर्स जो हैं या कोई भी न्यू एंट्रेंट जो है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके वो भी अपने पास मार्केट में वही चीज जो है वो लाना शुरू कर देगा, ठीक है। व्हेन टेक्नोलॉजी इज इजीली एक्सेसिबल। सेकेंडली, नॉट प्रोटेक्टेड वेल। जो आप नॉट प्रोटेक्टेड वेल में आपके पास आता है पेटेंट का इशू, कॉपीराइट का इशू,
ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है आपके पास है। अगर कॉपीराइट आप जिस बिजनेस के अंदर है वहाँ पे कॉपीराइट का इतना इशू नहीं है, या कोई लीगल बाउंडिंग नहीं है, या पेटेंट वगैरह आपको जो है उनके वो पेटेंट्स के लिए पे नहीं करना पड़ता, तो इस तरह के बिजनेस के अंदर आपके पास क्या होगा कि थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट आपके पास क्यों ज्यादा होंगे। आप देखिए आपके पास मोबाइल कंपनीज हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा आपके पास नहीं है। टीवी आपके पास एलसीडीज है, इतनी ज्यादा नहीं है। कुछ गिने चुने नाम आपके सामने होंगे जो आपके पास आपको पता चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इशू है पेटेंट्स का, वहां पर इशू है कॉपीराइट्स का। जो भी आप प्रोडक्ट में जो भी आप फीचर्स दे रहे हैं उनके कॉपीराइट्स है, ठीक है। जब उनके कॉपीराइट्स होते हैं तो वो प्रोटेक्टेड बाय लॉ होते हैं। हर बंदा, हर कंपनी उसको इस तरह से बाय नहीं कर सकती, बल्कि आपको यू हैव टू पे द रॉयल्टी फी, आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है और पेटेंट के आपको पैसे देने पड़ते हैं। तब जो है हर कंपनी जो है इस तरह के काम के अंदर जो है इन्वॉल्व खुद को नहीं करती। योर प्रोडक्ट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, आपका प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से मुख्तलिफ नहीं है। इस तरह के केस में क्या होगा, आपके पास के थ्रेट ऑफ अ न्यू इंट्रेंट आपके पास क्या होगा, वो आपके पास ज्यादा होगा। तो हम अगर इसको इस सेकंड पार्ट को हम कंक्लूड करें आपके पास के थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट, तो हम इस तरह से कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं हमारे पास कि व्हेन high investment is needed to start a business or to start a new venture, then आपके पास क्या होगा कि potential interest are low, potential interest आपके पास में वो कम होंगे। but when there is high, ठीक है, but when there is low cost required to start a business, start a venture, then you have a high threat of new entrants, आपके पास ज्यादा होंगे। हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देयर इज वेरिएशन इन अट्रैक्टिवनेस ऑफ द सेगमेंट डिपेंडिंग अपॉन एंट्री एंड एग्जिट बैरियर। आपके पास अट्रैक्टिवनेस कि आप किस सेगमेंट के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं या किस सेगमेंट के अंदर न्यू एंट्रेंट आ सकते हैं, इट्स डिपेंडेंट ऑन द एग्जिट एंड एंट्री बैरियर। द सेगमेंट इज मोर अट्रैक्टिव विच हैज हाई एंट्री बैरियर एंड लो एग्जिट बैरियर। वो सेगमेंट ज्यादा अट्रैक्टिव समझा जाता है या वो सेगमेंट ज्यादा अपीलिंग होता है जहां पे आपके पास क्या हो, एंट्री बैरियर आपके पास लो हो और एग्जिट बैरियर आपके पास क्या हो, वो एंट्री बैरियर आपके पास हाई हो और एग्जिट बैरियर आपके पास लो हो। कि बिजनेस में इंटर होना तो आसान है लेकिन इससे निकलना जो है वो इतना ज्यादा आसान नहीं है। तो इस केस में आपके पास क्या होंगे कि पोटेंशियल एंट्रेंट आपके पास क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा जो है वो कम होंगे। यहाँ पर सम न्यू फर्म्स इंटर इनटू इंडस्ट्री एंड लो परफॉर्मिंग कंपनी लीव द मार्केट इजिली। अगर कोई नई फर्म्स आती हैं एंड लो परफॉर्मिंग कंपनीज लीव द मार्केट इजिली व्हेन बोथ एंट्री एंड एग्जिट बैरियर आर हाई, एंट्री भी मुश्किल है एंड एग्जिट भी मुश्किल है, are high, then profit margin is also high, but companies face more risk because companies with poor performance stay in and fight it out। ठीक है, अगर आपके पास एंट्री और एग्जिट बैरियर दोनों हाई हैं तो इस केस के अंदर आपके पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी आपके पास जो है वो हाई होगा। व्हेन दीज बैरियर्स लो, एंट्री और एग्जिट बैरियर्स लो होंगे, देन फर्म इजीली इंटर एंड एग्जिट द इंडस्ट्री। देन आपके पास जो है एंट्री भी आसान है और एग्जिट भी आपके पास आसान है। लो इन्वेस्टमेंट थी, आपने कारोबार स्टार्ट किया, खत्म भी कर दें तो उसमें इतना बड़ा आपके पास लॉस आपके पास नहीं है। बट इस तरह के केस में जहाँ एंट्री और एग्जिट बैरियर लो हो वहां पे पोटेंशियल थ्रेट फॉर द न्यू एंट्रेंट आपके पास हमेशा हाई होगी। ठीक है, the worst condition is when entry barriers are low and exit barriers are high, then in good times firm enter and it become very difficult to exit in the bad time। एक अच्छा टाइम में आप इंटर तो हो गए क्योंकि एंट्री बैरियर आपके पास क्या था वो बहुत ज्यादा आसान था, बट एग्जिट बैरियर आपके पास जो अब आपके पास क्या बहुत मुश्किल। फॉर एग्जांपल आप जो है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर है, आप आए अब आप बिजनेस वाइंड अप करना, बट हाउ यू कैन वाइंड अप, बिकॉज इसमें जो आपके पास एग्जिट है वो इतनी आसान आपके पास जो है वो नहीं है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर देयर, उनको आपने प्रीमियम पे करना है, सब कुछ पे करना है। जब तक उनको आप पे नहीं करेंगे तब तक आप जो है कभी भी जो है वो नहीं जाए। सो देयर इज अ रिस्क, आपके पास यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर आपके पास जो है वो ज्यादा है। इंडस्ट्री राइवलरी आपके पास ये है कि आपके पास जो राइवलरी अमंग द कंपिटिटर्स, ठीक है, कंपटीशन अमंग द कंपिटिटर्स आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है। हम अगर राइवलरी हम थोड़ा इसको देखते हैं यहाँ पर। इंडस्ट्री राइवलरी मीन दैट इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द एग्जिस्टिंग कंपिटिटर्स इन द मार्केट। जो आपके पास कंपिटिटर्स हैं उनके दरमियान कंपटीशन जो है वो कितना है
हाई है, लो है, कैसा उनके दरमियान जो कंपटीशन है वो उनके दरमियान कैसा है, इस चीज को हमने देखना है। इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंपटीशन, नंबर ऑफ कंपिटिटर्स, आपके मार्केट में कितने ज्यादा कंपिटिटर्स हैं, पहली चीज तो ये आपने नोट करनी है। एंड देयर कैपेबिलिटीज, और उनकी क्या क्या सलाहियतें हैं। अब आपने इंडस्ट्री राइवलरी मेजर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू कम अप विद द लिस्ट ऑफ कंपिटिटर्स। आपके मार्केट में बहुत से कंपिटिटर्स होंगे, बट तमाम के तमाम जो हैं वो मे बी आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट ना हो। सो व्हाट यू हैव टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉर्ट कि आपके जो हैं रेलेवेंट कंपिटिटर्स कौन से हैं, आपके जो इररेलेवेंट कंपिटिटर्स हैं वो आपके कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो कंपिटिटर्स हैं उनको आपने क्या करना है, उनको आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है। आपके आइडेंटिफाई हो गए, अब आपने ये देखना है कि आपके जो कंपिटिटर्स हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उनको डिफरेंशिएट कर रही हैं किससे, आपसे। इस केस में आपके पास कम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिसेस, ये एक टूल है जो कि आपकी हेल्प करता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को मैच करें विद योर कंपिटिटर्स वीकनेसेस एंड विद योर कंपिटिटर्स स्ट्रेंथ। फिर आप अपनी देखते हैं कि मेरी मार्केट में पोजीशन क्या है, मेरी मार्केट स्ट्रेंथ क्या है, क्या मेरी मार्केट स्ट्रेंथ मेरे कंपिटिटर्स की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनसे ज्यादा है या कम है, मेरी जो है करंट पोजीशन क्या है। तो आप अपनी असेसमेंट करने के बाद क्या करते हैं, खुद को जो है दोबारा जो है वो अपनी कंपटीशन, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को रिकंसिडर करते हैं, अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करते हैं और उनको अपने स्ट्रेंथ में जो है उसको आप जो क्या करते हैं उनको उसमें कन्वर्ट करते हैं। सो हम इसको यहाँ से देखते हैं हमारे पास कि जब आपके पास जो है नंबर ऑफ कंपिटिटर्स कितने, इस पे डिपेंडेंट आपके पास इंडस्ट्री राइवलरी और कैपेबिलिटीज के आपकी कौन सी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। उसके अगर आप अगर आपकी स्ट्रेटेजी जो है डिफरेंशिएशन है, देन ऑफ कोर्स कंपटीशन जो है वो आपके लिए इतना ज्यादा हाई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल आपकी जो यूनिक कैपेबिलिटी है वो आपको डिफरेंशिएट कर रही है, तो वहाँ पर आप जो है मार्केट का ऑलरेडी शेयर कैप्चर कर चुके हैं, ठीक है। इंडस्ट्री राइवलरी इज हाई, कि कब आपके पास हाई होगी, इंडस्ट्रियल राइवलरी कब आपके पास क्या होगी, वो हाई होगी। कब आपके पास जो है वो कंपटीशन ज्यादा होगा, कब, when there are number of small or equal competitors and less when there is a clear market leader। इंडस्ट्रियल राइवलरी जो मार्केट अंदर जो कंपटीशन है वो हाई होगा when the number of small or equal competitors, जब आपके पास नंबर ऑफ स्मॉल और इक्वल कंपटीटर, जब आपके पास कंपटीटर्स या तो थोड़े हो आपके पास क्यों, बहुत आपके पास क्यों, वो स्मॉल क्वांटिटी या इक्वल कंपटीटर्स आपके पास हों। एंड लेस, या ये आपके पास हाई लेस होगा व्हेन देयर इज अ क्लियर मार्केट लीडर, आपके पास जब एक मार्केट लीडर है तो फिर आपके पास जो होगा इंडस्ट्री राइवलरी आपके पास क्या होगी, वो आपके पास कम हो जाएगी। कस्टमर हैव लो स्विचिंग कॉस्ट, दो कंपनीज के दरमियान में या दो से ज्यादा कंपनीज के दरमियान में कंपटीशन कब होगा। फॉर एग्जांपल आप ले लें लिप्टन टी, आप सुप्रीम ले लें, आपके पास डिफरेंट जो है वो टी की, आपके पास टपाल ले लें डिफरेंट, आपके पास अब क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा कम डिफरेंस, इतना ज्यादा नहीं है। अब आपके पास अगर स्विचिंग कॉस्ट लो है, सुप्रीम 60 रुपए की मिल रही है, लिप्टन 70 रुपए की मिल रही है, टपाल जो है वो 65 की मिल रही है, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ माइनर डिफरेंस, बहुत ज्यादा आपके पास क्या डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, वो कम आ रहा है। अब यहाँ पर जो आपके पास जो स्विचिंग कॉस्ट है वो आपके पास क्या बहुत ज्यादा लो है, तो आपके पास यहाँ पर इंडस्ट्री के दरमियान कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर आपके पास स्विचिंग कॉस्ट क्या होगी, वो बहुत ज्यादा लो होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास, चौथा पॉइंट हमारे, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है, इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। आप जिस इंडस्ट्री के अंदर है अगर वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है, वहां पर आपके पास क्या ग्रोथ ज्यादा है और आपके पास कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है बहुत तेजी के साथ, ठीक है, तो इस केस के अंदर आपके पास ये है कि आपके पास कंपटीशन जो है वो आपको इंडस्ट्री राइवलरी जो आपके पास क्या होगा वो हाई होगा। एग्जिट बैरियर्स आर हाई एंड राइवल स्टे एंड कम्पीट। एग्जिट बैरियर आर हाई, एंट्री बैरियर की हम नहीं बात करें, हम बात एग्जिट बैरियर्स आर हाई। एग्जिट बैरियर ज्यादा है, आप जो है वो जल्दी इस बिजनेस से निकल नहीं सकते, ठीक है, मतलब इसके जो है हम ये कहेंगे इसके जो है जल्दी जान नहीं छूटेगी इस बिजनेस के साथ, क्योंकि एग्जिट बैरियर हाई है, टाइम लगेगा, अगर हम एग्जिट करें फिर हमें टाइम चाहिए। अगर एग्जिट बैरियर हाई है तो क्या होगा कि आपको खुद भी मार्केट में रहना पड़ेगा और जो आपके कंपटीटर्स हैं वो उस एग्जिट बैरियर की वजह से मार्केट में रहेंगे और वो अपने बिजनेस को क्या करेंगे, वो कंटिन्यू रखेंगे। आपको भी उसी चीज को कंटिन्यू रखना है और क्या करना है आपको, मतलब कि मार्केट में क्या करना है, उसको आपने कम्पीट करना है। लास्ट थिंग इज फिक्स्ड कॉस्ट आर हाई
रिजल्टिंग ह्यूज प्रोडक्शन एंड डिडक्शन इन द प्राइसेस। फिक्स्ड कॉस्ट आर हाई, जो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपके पास क्या बहुत ज्यादा हाई है, रिजल्टिंग ह्यूज प्रोडक्शन, आपके पास जो प्रोडक्शन है वो फिर हाई होगी, और आपके पास रिडक्शन इन द प्राइसेस, प्राइसेस आपके पास क्या होगा वो आपके पास जो है वो भी आपके पास जो है वो कम हो जाएंगी। हम जो दूसरी हमारे पास आगे बात चल रही है हमारा दिस सिचुएशंस मेक द रीजंस फॉर, जो हमने अभी लास्ट बात की कि हमारे पास जो इंडस्ट्री राइवलरी है उसके हमारे पास जो है कंपटीटर्स का हाई होना, कंपटीशंस का ज्यादा होना, वो तमाम जो हमने लास्ट 5-6 रीजन हमने बताए। दिस सिचुएशंस मेक द रीजन फॉर एडवर्टाइजिंग वॉर। अगर आपके पास जो है वो इंडस्ट्री राइवलरी है, कंपटीशन अमंग द कंपटीटर्स, कंपटीशन हाई है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो हमारे पास होगा एडवर्टाइजिंग वॉर, कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट जो है वो ज्यादा होगी। एक कंपटीटर दूसरे कंपटीटर के मुताबिक क्या होगा, आपके पास वो एक एडवर्टाइजमेंट आपके पास आ रही होगी। आपने देखा होगा कि आपके पास डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज है, वो कई दफा अपने दूसरे प्रोडक्ट का नकालों से होशियार रही है, ठीक है। एक आपके पास सर्फ का इश्तेहार आ रहा होता है, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि वो सर्फ जो है दूसरों की जो है वो एक ब्लर सी पिक्चर दिखाता है कि बाकी सब इधर और हमारा इस तरफ है, ठीक है, लाइक दिस। सिमिलरली आप अगर देखें कि तो आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट है ये एक बहुत पावरफुल टूल है, आपके कस्टमर तक रीच नहीं है, आप कस्टमर तक पहुंच नहीं सकते, ठीक है। तो उसका है कि आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके पास इतनी जो है वो अट्रैक्टिव हो कि आपका जो कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट है, वो मतलब कि उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए अपने प्रोडक्ट को क्या करे, परचेज करे। तो आजकल जो हम बात कर रहे हैं मीडिया वॉर या जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट वॉर है वो हमारे पास ऑफ कोर्स इट इज समथिंग वेरी मच कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है। आपके पास एक तो अवेयरनेस का फैक्टर है कि आपके पास प्रोडक्ट के बारे में आपकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात यह है कि आपका जो है प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक जो आपकी इनपुट है अपने प्रोडक्ट के बारे में वो भी आप जो है इजीली सब पहुंचा सकते हैं। सेकेंडली प्राइसेस वॉर, आपके पास जब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ज्यादा होगा, इंडस्ट्री राइवलरी आपके पास हाई होगी, तो आपके पास जो प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं उनके दरमियान जो आपके पास जो है कंपटीशन होगा। इसमें जो एंड बेनिफिट है वो तो क्लाइंट को ही है, कस्टमर को ही आपके पास है, बिकॉज इंडस्ट्री के दरमियान जब राइवलरी है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास सब्स्टिट्यूट आपके पास हैं और इंडस्ट्री में राइवलरी कंपटीशन ज्यादा है, तो इस जगह पर आपके पास जो है ओवरऑल जो प्राइसेस होंगी प्रोडक्ट की वो आपके पास होंगी वो लो होंगी। मॉडिफिकेशंस, जब आपके पास इंडस्ट्री राइवलरी होगी तो ऑफ कोर्स हर मार्केट जो है या हर इंडस्ट्री जो है वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेगी। मेजर से मेजर आपके पास बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट्स आपको जो है वो यहाँ से मिलना शुरू होंगे, ठीक है। अब जब आपके पास बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं आपके प्रोडक्ट से, तो उससे आपके पास क्या होगा कि कस्टमर को उसी लो कॉस्ट के अंदर एक प्रोडक्ट के अंदर वैरायटी मिल रही है, ठीक है। सेम भी आपके पास फीचर्स है बट कुछ आपके पास जो है डिफरेंट चीजें भी आपके पास है। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल्स को देखें तो आपके पास मोबाइल्स के अंदर कुछ तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मोबाइल है जिनको परचेज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाइना के अंदर मोबाइल्स देखें तो वो कॉपी आपको हूबहू ही आपके पास के हैं, सब के सब आपके पास जो है तमाम के तमाम फंक्शन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सैमसंग का अगर ओरिजिनल मोबाइल बाय करते हैं S1 S2 जो भी आप लेते हैं, अगर आप कोरियन मोबाइल बाय करते हैं वो भी S1 S2 ही है, तमाम के तमाम फंक्शन एवरीथिंग सेम, नो वरीज एट ऑल। अब कहाँ फर्क है, वो कोरियन है एक आपके पास का ओरिजिनल सैमसंग जो है मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग कंपनी जो आपके पास, और एक कोरियन इट्स आल्सो सैमसंग बट कोरियन ओरिजिनल आपके पास वो नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है वो फर्क है। इस फर्क का आपके पास क्या है मसाइल आपके पास ये है कि आपके पास जो है मसाइल तो नहीं, बेनिफिट तो एंड कस्टमर को ही है कि सेम चीज आपको मिल रही है और इन लो कॉस्ट। सैमसंग कोरियन सस्ता है आपके पास, मेन से फंक्शन सब सेम है, सो मॉडिफिकेशंस का एक फैक्टर आपके पास आ सकता है। अल्टीमेटली कॉस्ट इंक्रीजेस एंड इट इज डिफिकल्ट टू कम्पीट। आपके साथ अगर इंडस्ट्री राइवलरी ज्यादा रहेगी, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट आपके पास क्या होगा कि कंपटीशन के जैसे आपके पास प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगी और एंड ऑफ द डे इट इज डिफिकल्ट टू कम्पीट। तो ऑफ कोर्स अगर हाई प्राइसेस होगी तो कस्टमर जो है वो आपके पास विलिंग नहीं होगा आपके प्रोडक्ट को बाय करने में, तो फिर आपके पास जो है वो कम्पीट करना बहुत ज्यादा आपके पास जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो यू हैव टू बी अ मॉडरेट इन द प्राइसिंग स्कीम। बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, ये हमारे पास एक और है जिसे हमने कहा कि सप्लायर जो है वो कितना पावरफुल है, ठीक है, कि उसने आपको मटेरियल पहुंचाना है, उसने आपको मटेरियल सप्लाई करना है, आपके प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है जो इनपुट है वो आपका जो है सप्लायर एंड से आपको मिलता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर मीन हाउ स्ट्रांग इज द पोजीशन ऑफ द सेलर,
ठीक है, कि जो बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, सेलर जो है उसकी पोजीशन जो है वो कितनी स्ट्रांग है। हाउ मच योर सप्लायर हैव कंट्रोल ओवर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द सप्लाईज, ठीक है, आपके सप्लायर का कितना कंट्रोल है कि जो सप्लाईज, जो इनपुट आपको दे रहा है रॉ मटेरियल, उसके प्राइसेस को जो है वो बढ़ा सके, उसका कितना कंट्रोल है। सप्लायर्स आर मोर पावरफुल, आपके पास सप्लायर जो हैं वो ज्यादा पावरफुल कब होंगे, उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर कब पड़ना शुरू होगा, व्हेन सप्लाईज आर कंसंट्रेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज, जब आपके पास सप्लाईज होंगे वो कंसंट्रेटेड होंगे और क्या होंगे, बहुत ज्यादा मतलब के वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगी, फिर आपका जो सप्लायर है वो मतलब कि आपके पास जो है वो ज्यादा पावरफुल होगा। आ फ्यू सब्स्टिट्यूट अवेलेबल टू द सप्लाईज, आपके पास आ फ्यू सब्स्टिट्यूट अवेलेबल टू द सप्लाईज, आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपके पास क्या है, कम है, ठीक है, इसलिए मतलब कि आपके पास जो सप्लायर्स आर मोर पावरफुल, देयर प्रोडक्ट इज मोर इफेक्टिव और यूनिक। अगर आपका जो सप्लायर है जो आपको इनपुट दे रहा है, ये जो रॉ मटेरियल दे रहा है वो यूनिक है, वो दूसरों से डिफरेंट है, हर बंदा जो है उस तरह की इनपुट उसके पास नहीं है, तो फिर आपके पास जो होगी उसकी बार्गेनिंग पावर क्या होगी, आपके पास ज्यादा होगी, बिकॉज उसका प्रोडक्ट यूनिक है, जो इनपुट जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए वो वही दे रहा है और वो रॉ मटेरियल सिर्फ उसी के पास है, ठीक है, तो फिर आपके पास जो है, फॉर एग्जांपल आप कहीं से कुछ चीज आपका जो रॉ मटेरियल है, जो आपका इनपुट है, वो फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंपोर्ट करना पड़ता है और उसका इंपोर्ट का जो बंदा इंपोर्ट करता है वो पाकिस्तान में एक ही है और वही सबको क्या करता है, सप्लाई करता है। तब इस तरह का केस आपके पास होगा कि आपका जो इनपुट है वो इम्पोर्टेड है और उसका सप्लायर है वो एक ही है, तो उस केस में आपके पास जो है प्राइस कंट्रोल आपके पास वो ज्यादा हो जाएगा। द प्रोडक्ट इज मोस्ट इफेक्टिव और यूनिक, प्रोडक्ट जो है आपको यूनिक है। स्विचिंग कॉस्ट फ्रॉम वन सप्लायर टू अदर सप्लायर इज हाई, अगर आप किसी सप्लायर से जो है वो प्रोडक्ट ले रहे हैं या इनपुट ले रहे हैं या रॉ मटेरियल आप उससे बाय कर रहे हैं, अब अगर आप उसे स्विच करते हैं तो आपको स्विचिंग कॉस्ट जो है वो हाई पड़ती है। आप किसी और से परचेज तो कर लेंगे लेकिन आपके केस में आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास स्विचिंग कॉस्ट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास हाई है, तो इस केस के अंदर क्या होगा आपके पास मतलब कि वो ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आप क्या कर सके, मतलब अपने पास जो है वो इस चीज को देख सकें। स्विचिंग कॉस्ट हाई होना भी एक रीजन है, तो इस केस में आप एक रॉ मटेरियल ले रहे हैं, आप एक इनपुट ले रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि यार सप्लायर तंग करता है, मैं सप्लायर चेंज करता हूं, लेकिन अगर आप सप्लायर चेंज करते हैं तो आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, तो आपका डिसीजन ऑफ कोर्स नील ही होगा। यू वांट टू कैरी ऑन विद योर प्रेजेंट सप्लायर, आपको प्रेजेंट सप्लायर के साथ जो है वो क्या करना पड़ेगा, उसी के साथ आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यू आर नॉट एन इम्पॉर्टेंट कस्टमर टू सप्लायर, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि सप्लायर कंट्रोल ज्यादा होगा, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई होगी अगर आप उसके जो है वो इम्पोर्टेंट कस्टमर नहीं। फॉर एग्जांपल आपका ऑर्डर थोड़ा सा है, आप जो सिर्फ 40 कॉटन मंगाते हैं, बाकी जो है वो 250, 300, 500 कॉटन मंगाते हैं, तो ऑफ कोर्स यू आर नॉट प्रेफरेबल, तो आपकी जो है प्रेफरेंस जो है वो उनके नजर में जो है वो नहीं है। जब उनकी प्रेफरेंस नहीं होगी तो इस केस के अंदर आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो आपके पास जो है वो टोटली जो है आपके पास वो डिफरेंट हो जाएगी। सो आपके पास सप्लायर का जो है कंट्रोल जो है वो बढ़ेगा जब आपके पास ये रीजन आपके पास होंगे। व्हेन सप्लायर हैव मोर कंट्रोल ओवर सप्लाईज इन एंड इट्स प्राइस देन द सेगमेंट इज लेस अट्रैक्टिव, अगर सप्लायर जो है उसका कंट्रोल ज्यादा है सप्लाईज के ऊपर, ठीक है, एंड इट्स प्राइस, और प्राइस के ऊपर भी, एंड प्राइस द सेगमेंट इज लेस, तो वो सेगमेंट आपके पास होगा वो आपके पास होगा इतना ज्यादा अट्रैक्टिव आपके पास क्या होगा वो नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपने सेगमेंट को अट्रैक्टिव बनाना है तो आपने जो सप्लायर का कंट्रोल है ऑन दैट प्रोडक्ट उसको आपको जो है वो मिनिमाइज करना पड़ेगा। लाइक हमने एग्जांपल दी अभी मिनी आपको मैकडोनल्ड की, कि मैकडोनल्ड आपके पास क्या करता है कि वो आपके पास क्या करता है, वो अपनी सप्लाईज को कंट्रोल करता है, मीन कि दे ग्रो देयर ओन पोटैटोज, वो अपने पोटैटोज खुद ग्रो करते हैं, वो इनपुट किसी से नहीं लेते कि हमें पोटैटो दो, उनके प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल है वो इनपुट है, तो वो क्या करते हैं खुद करते हैं, मीन सप्लायर हैव नो कंट्रोल ऑन दैट। तो वो उसे ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी, इनपुट की क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं बल्कि जो प्राइस है वो उसको भी क्या करते हैं, वो भी वो जो है कंट्रोल करते हैं। It is the best way to make win-win relationship with the customer. Well, always you have to have win-win relationship with the suppliers at least. ठीक है, कि suppliers जो है आपके पास इनपुट बंद कर दें तो आपका जो है बिजनेस जो है वो आपके पास इन फ्यूचर जो है वो नहीं चलेगा। इट्स गुड आइडिया टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सप्लाई। यस, अगर आप अपना जो है वो सप्लाई नेटवर्क मैनेज नहीं कर सकते, आपके पास इंटरनल कैपेबिलिटीज नहीं है कि आप जो है अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हो, अपना सप्लाई नेटवर्क जो है एस्टेब्लिश करें, तो फिर दिस इज बेटर
कि आपके पास जो सप्लायर हैं वो आपके पास एक से ज़्यादा हो। आप एक सप्लायर के ऊपर जो है वो रिलाई ना करें, बल्कि आप कोशिश करें कि आपके पास जो है वो 1 2 3 4 मतलब डिफरेंट आपके पास सोर्सेज हो। अगर एक अवेलेबल ना हो तो आप किसी दूसरे से जो है क्या करें, अपनी जो सप्लाई जो है वो अपने मटेरियल की आप जो है वो आप ले सके। जो हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास है बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, कि बायर जो है उसकी बार्गेनिंग पावर कितनी है, मीन हाउ मच कंट्रोल द बायर हैव टू ड्राइव डाउन द प्रोडक्ट प्राइस। जो एंड यूजर है, क्या उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो आपके प्राइस को जो है ब्रिंग डाउन कर सके। कैन दे वर्क टुगेदर इन ऑर्डरिंग लॉर वॉल्यूम्स इन लार्ज वॉल्यूम्स। ठीक है, ये एक और हमारे पास स्पेक्स है। बायर्स हैव मोर बार्गेनिंग पावर व्हेन फ्यू बायर्स चेजिंग टू मैनी प्रोडक्ट्स। फ्यू बायर्स चेजिंग टू मैनी प्रोडक्ट्स, आपके पास कुछ बायर हैं और वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं। सेकंड फैक्टर, बायर परचेजेस इन बल्क क्वांटिटीज। ठीक है, अगर बल्क क्वांटिटीज में आपसे कोई बायर परचेज करता है तो ऑफ कोर्स उस अपनी मर्जी की जो है वो कीमत आपको से देगा। ठीक है, अगेन प्रोडक्ट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है तो फिर उसकी बार्गेनिंग पावर आपके पास क्या होगी, वो हाई होगी। हाँ, अगर प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट जो है उसकी डिफरेंशिएशन है, आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है, यूनिक है, फिर तो आपका कंट्रोल जो है वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हमने BMW फरारी की एग्जांपल दी, तो आपका BMW फरारी दोनों मार्केट में क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, तो क्या होगा वहां पर आपके पास जो बायर का जो बार्गेनिंग पावर है वो आपके पास क्या है, कम है। वहां पर जो है उसकी जो कंपनीज हैं उनकी जो है वो बार्गेनिंग पावर क्या वो ज्यादा है। ठीक है, तो बार्गेनिंग बायर्स कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू अ कम्पिटिटिव प्रोडक्ट इज लो। अगेन अगर वो लो है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि यार मेहरबानी कर हमारा प्रोडक्ट ले ले। ठीक है, क्योंकि वो स्विच करके कम्पिटिटर प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा, तो अगेन फिर बाहर के जो है कंट्रोल जो है वो ज्यादा होगा। शॉपिंग कॉस्ट इज लो, उसको परचेज करना आसान है। बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव। हाँ, अगर आपके पास जो मार्केट है वहां पर जो आपका बायर है वो प्राइस सेंसिटिव है, तो इस केस में भी आपके पास जो है वो उसकी बाइंग पावर क्या हाई होगी। ठीक है, अगर बायर सारे के सारे ही आपके पास जो है वो प्राइस सेंसिटिव हैं तो फिर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी मार्केट के अंदर जो है वो देखना पड़ेगा कि हम अपने बायर्स को किस तरह की क्वालिटी जो है वो दे रहे हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि आपके पास क्रेडिबल थ्रेट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट इंटीग्रेट हो सकता है किसी और प्रोडक्ट के साथ, देन अगेन आपके पास क्या है कि आपके पास जो है वो बायर का जो है उसका जो पावर आपके पास जो है वो ज्यादा होगी। बायर बार्गेनिंग पावर मे बी लोअर डाउन बाय ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। आप उसको कम कर सकते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में। जैसे कहा कि अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट फिर कंपनी की जो है वो बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, फिर बायर जो है वो क्वालिटी के ऊपर जो है उसे कंपनी की मुंह मांगे दाम जो है उसे पे करने पड़ेंगे। इफ यू आर सर्विंग अ फ्यू बट ह्यूज क्वांटिटी ऑर्डरिंग बायर, देन दे हैव द पावर टू डिक्टेट यू। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो ह्यूज क्वांटिटी ऑर्डरिंग बायर, आप ऐसे बायर के साथ जो ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर देते हैं तो उस जगह पर आपको जो है अपनी जो है ऑफकोर्स आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है और एक ह्यूज क्वांटिटी में सेल हो रहा है, तो उस जगह पर आपका करना पड़ेगा अपने जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। फिर बायर जो है वो कंट्रोल करेंगे प्राइस को। Michael Porter 5 forces model provide useful input for SWOT analysis। इस जगह पर आप जो है पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, क्योंकि थ्रेट्स हैं उनके लिए एक अच्छी इनपुट आपको मिलेगी यहाँ पर। एंड इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग टूल फॉर इंडस्ट्री कम्पिटिटिव एनालिसिस। इंडस्ट्री कम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में ठीक है हमने बात की थी हमारे पास कि कम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स में आपके पास स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है वो इनपुट देते हैं। तो आपके पास माइकल पोर्टर के जो 5 फोर्सेस है, ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, राइवलरी अमंग द कंपीटिटर्स। ये आपके पास 5 आपके पास एक अच्छी खासी थ्रेट्स और जो वीकनेसेस है उसके बारे में जो है आपको जो है वो इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ मैंने एक कोका कोला के एग्जांपल आप लोगों के लिए डाली है ताकि इसको आप जो है इस तमाम फिनोमेना को आप जो है बेहतर तरीके से समझ सके। अगर हम बात करें अपने पास थ्रेट ऑफ अ न्यू पोटेंशियल एंट्रेंट, ठीक है, तो ये आपके पास मीडियम प्रेशर होगा इस जगह पे। कैसे? एंट्री बैरियर्स आर रिलेटिवली लो फॉर द बेवरेज इंडस्ट्री। आपके पास आप देख लें पर इवन पाकिस्तानी मार्केट में जो बेवरेज इंडस्ट्री थी उसमें एंट्री जो है वो लो है, रिलेटिवली लो है, तो मीडियम प्रेशर है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल एक जमाने में मक्का कोला, पता नहीं किबला कोला, कितने सारे कोले आए थे, नाउ दे ऑलरेडी वैनिश्ड फ्रॉम द मार्केट।
क्यों? इतना वो लॉन्ग टर्म नहीं है। तो ऐसे जब आपके पास हो, जब एंट्री जो पोटेंशियल कंपटीटर है उसकी जो है वो थ्रेट ऑफ अ न्यू इंट्रेंट वो लो होगी आपके पास, तो वो मीडियम प्रेशर होगा। देयर इज नो कंज्यूमर स्विचिंग कॉस्ट, ठीक है, एंड जीरो कैपिटल रिक्वायरमेंट। जब आपके पास ऐसा है तो फिर आपके पास जीरो कैपिटल रिक्वायरमेंट या आपके पास स्विचिंग कॉस्ट है वो लो होगी। देयर इज एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ न्यू ब्रांड्स अपीयरिंग इन द मार्केट विद द सिमिलर प्राइसेस देन द कोक प्रोडक्ट्स। कोक प्रोडक्ट्स के मुकाबले में आपके पास और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास जितने भी प्रोडक्ट आए मतलब कि वो थोड़ी टाइम के लिए उसके बाद चले गए, ठीक है। तो ऐसा भी अगर आपके पास केस है कि आपके पास मार्केट में नया प्रोडक्ट आ रहा है लेकिन वो लॉन्ग टर्म में जो है सर्वाइव नहीं कर रहा, तो उस केस में भी आप जो है वो मार्केट आपके प्रोडक्ट जो है खराब नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी इन द मार्केट फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। कोका-कोला इज सीन नॉट ओनली एज अ बेवरेज बट आल्सो एज अ ब्रांड, ठीक है। वो सिर्फ एक बेवरेज नहीं है बल्कि आपके पास एक ब्रांड भी है, ठीक है। तो ब्रांड नेम जो है उसको बनने में आपके पास टाइम लगता है, उसको रिटेन रखने में आपके पास टाइम लगता है, ठीक है। तो जो कस्टमर का जो माइंड सेट एक जनरेशन टू जनरेशन चलता चला आ रहा है उसको चेंज करना जो है न्यू प्रोडक्ट के लिए वो एकदम इतना ईजी आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मीडियम टू हाई, हमारे पास ये मीडियम टू हाई होगा। क्यों? देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनर्जी ड्रिंक, सोडा, जूस प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। कोका-कोला डज नॉट रियली हैव एन एंटायरली यूनिक फ्लेवर, ठीक है। इन अ ब्लेंड टेस्ट टेस्ट पीपल कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन द कोका-कोला एंड पेप्सी। अब यहाँ पर आप देखें कि आपका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है कि आपके पास आमतौर पे एक आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि कोका-कोला जो है वो अंदर से जो है वो पेप्सी का टिन है और ऊपर जो ड्रेस कैप है आपने डाला हुआ है, आपने वो कोक का डाला हुआ है। अगर आपको ब्लाइंड टेस्ट करवाया जाए कि आपके पास पेप्सी और कोक आपको दे दी जाए और दोनों को आप पिए और उनमें टेस्ट डिफ्रेंशिएट करें, यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि इनमें से पेप्सी कौन सी और इनमें आपके पास इनमें आपके पास कोक कौन सी है। तो अगर जब इस तरह का आपके पास केस हो कि आपके जो टेस्ट है वो दो प्रोडक्ट का बिल्कुल सेम टेस्ट है, तो आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तो आराम से आपके क्या करेगा मार्केट कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो आप मार्केट में देखें वेदर यू हैव पेप्सी यू हैव अ कोक, आप डिफरेंशिएट कर पेप्सी या कोक है कोई भी ले आओ, व्हाई? बिकॉज उनके जो टेस्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा आपके पास ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपके पास थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इस केस में जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। थ्रेट ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, ये यहाँ पर आपके पास लो है। द इंडिविजुअल बायर, ठीक है, नो प्रेशर ऑन द कोका-कोला, आपके पास जो इंडिविजुअल बायर है उसका जो है आपके पास कोका-कोला के ऊपर कोई भी आपके पास प्रेशर नहीं है। लार्ज रिटेलर्स लाइक वॉलमार्ट हैव द बार्गेनिंग पावर बिकॉज of the large order quantity, but the bargaining power is lessened because of the end consumer brand loyalty। अब आपके पास अगर एक बंदा जो है वो एक शॉपकीपर अगर आपके पास परचेज कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास वो उसकी बाइंग पावर है लेकिन उसकी लो होगी। लेकिन अगर वॉलमार्ट जो है वो पेप्सी या कोक से जो है कुछ परचेज करना चाह रहा है तो वो उठाता है बल्क में। जब वो बल्क में उठाएगा तो फिर क्या पेप्सी को जो है या कोक को लो प्राइस देनी पड़ेगी? शायद ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेप्सी या कोक ये ब्रांड नेम है और एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, मार्केट में इनकी डिमांड है। अगर वॉलमार्ट इसको नहीं बाय करेगा स्टिल जो है मार्केट के अंदर जो होगी इसकी जो है वो कीमत जो है इसकी जो है सेल प्राइस जो है वो कम नहीं हो सकती। तो अगर इस तरह का केस है कि आपका रिनोन ब्रांड है तो और बल्क में आपके पास वॉलमार्ट उठा रहा है, स्टिल आपके पास जो है उसका बायर का कंट्रोल आपके पास नहीं होगा बल्कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका कंट्रोल आपके पास क्या है वो आपके पास जो है वो ज्यादा होगा इस जगह के ऊपर यहाँ पर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट फेज है वो हमारे पास है द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। यहाँ पर आपके पास जो है वो लो प्रेशर है। वाई? द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इंक्लूडेड कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है, आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है, स्वीटनर्स हैं एंड कैफीन है। दी सप्लायर्स आर नॉट कंसंट्रेटेड और डिफरेंशिएटेड। आपके पास जो सप्लायर्स का कंट्रोल जो है वो क्या है इसके ऊपर या नहीं। आप ये देखेंगे आपके पास जो कोक के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं वो कहाँ से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ इंग्रेडिएंट यहाँ पर बताए, हमने आपसे बात की कि इनके अंदर आपके पास कार्बोनेटेड वाटर यूज होता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है, स्वीटनर है, कैफीन है। दे आर वेरी मच इजिली अवेलेबल इन द मार्केट।
इनका जो सप्लायर है वो कोई इतना यूनिक या डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है। आपको मार्केट में कहीं से भी ये चीज जो है मिल सकती है। हाँ, आपके पास जो प्रेशर जो है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ये हाई होता अगर इसके जो आपके पास जो इंग्रेडिएंट थे वो आपके पास क्या होते, वो आपके पास इंपोर्ट होकर आते, ठीक है, इंपोर्टेड जो होते। अगर आप कोई चीज है उसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो फिर वहां पर जो है उनका कंट्रोल या उनकी मोनोपोली जो आपके पास जो है वो बन सकती है। इस केस में आपके पास ये प्रेशर भी लो है क्योंकि जो सप्लायर है वो जो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट सप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास मार्केट में इजीली अवेलेबल है और मोर देन वन सप्लायर्स आपके पास अवेलेबल है। अगर एक सप्लायर नहीं देगा तो आप स्विच करके उसको दूसरे सप्लायर्स के उसको आप ले सकते हैं क्योंकि उसकी मार्केट अवेलेबिलिटी जो है वो इजी है। लास्ट हमारे पास जो है हमारे पास राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म, वो हमारे पास हाई प्रेशर है। व्हाई? करंटली द मेन कंपटीटर इज पेप्सी। कोका कोला के केस में जो है वो कंपटीशन अमंग द राइवल्स, कंपटीशन जो पेप्सी का जो राइवल है वो कौन है? कोक है, ठीक है। कोक और पेप्सी दोनों आपस में क्या करते हैं? कंपीट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास कंपटीशन है वो कोक और पेप्सी के दरमियान आपके पास क्या है, वो आपके पास बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। बोथ कोक एंड पेप्सी आर प्रीडोमिनेंट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड कमिटेड हैवीली टू स्पॉन्सरिंग आउटडोर इवेंट्स एंड एक्टिविटीज। दोनों को अगर आप कंपैरिजन करें उनके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के हिसाब से या जो आपके पास आउटडोर एक्टिविटीज में जो स्पॉन्सरशिप है, दोनों को करते हैं आपके पास जो है वो हाईली कंट्रीब्यूटिंग है। दे बोथ आर वेरी मच इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन फुलफिलिंग देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि आपने सिर्फ सेल नहीं करनी बल्कि आपने जो है एंड पे जो आपके पास कम्युनिटी एंड है वहां पर भी आपने क्या करना है, वो कुछ ना कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट आपने जो है वो करना है, ठीक है। तो हम अपने इस लेक्चर को है जो वाइंड अप करते हैं। हमने आज के लेक्चर में जो है माइकल पोर्टर के जो है 5 फोर्सेस देखे, हमने बात की आपके पास माइकल पोर्टर के जो 5 फोर्सेस हैं, ठीक है, इसको आप ना सिर्फ मैनेजमेंट के अंदर बल्कि इसके एप्लीकेशन जो आपके पास हैं मार्केटिंग के अंदर भी हैं। मैं 5 फोर्सेस आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमने बात की थी कि इंडस्ट्री के अंदर जो राइवलरी है ये हमारे पास पहला फोर्स है। पोटेंशियल इंटरेंट, जिस बिजनेस के अंदर आप है वहां पे पोटेंशियल इंटरेंट जो है उसका कितना ज्यादा आपके पास थ्रेट है, ठीक है। इसमें हमने बात की थी कि वो वाले बिजनेसेस जिसमें इन्वेस्टमेंट आपके पास ज्यादा है, ठीक है, एंट्री बैरियर जिसमें जो है वो हाई है, जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वहां पे आपके पास ज्यादा कंपटीटर नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट आपके पास लो है, वहां पे आपके पास जो कंपटीटर्स हैं, आपके पास जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उनके आने के चांसेस आपके पास जो है वो ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए तो आपके पास कंपटीटर्स या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है उस जगह पर आपके पास वो कम होंगे। बाइंग पावर ऑफ द बायर, बायर की जो है वो बाइंग पावर क्या है, उसकी थ्रेट क्या पड़ सकती है कंपनी के ऊपर। फिर बाइंग थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपके जो प्रोडक्ट है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या वो डिफरेंशिएटेड है, क्या वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट है तो फिर जो है आपके पास जो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लाइक हमने एग्जांपल दी थी आपको BMW की, फरारी की, ठीक है। ये दोनों मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आपके पास जो है आपके पास व्हीकल कंपनीज अवेलेबल हैं, बट ये दो कंपनीज अपने पास मतलब के जो है वो डिफरेंशिएट करती हैं और अभी भी मार्केट के अंदर इन दोनों की क्वालिटी भी जो है वो नॉन डिलीवरेबल है और जो प्राइस भी है उनकी वो बहुत ज्यादा हाई है। एंड में हमने बात की बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अपने वैल्यू चेन के ऊपर कि हाउ कैन यू मैनेज योर वैल्यू चेन, ठीक है। एंड देन वी शुड डिस्कस अबाउट द फंक्शन स्ट्रेटजीज एंड हाउ यू कैन अचीव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेनिंग functional strategies. Thank you very much for today's lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.